पहले बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर का लेक्चर नंबर 1 जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। तो बच्चों अब से जो अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके मेन आगे के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि बच्चों वेक्टर ऑफ इंटीग्रेशन के ही अंदर इसी के पार्ट के अंदर हम टोटल क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। पहले सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? लाइन इंटीग्रेशन। उसके बाद सरफेस इंटीग्रेशन, उसके बाद वॉल्यूम इंटीग्रेशन, उसके बाद हमारे तीन टॉपिक रहेंगे ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। इन 6 टॉपिक्स को मिलाकर जो आपकी एक यूनिट बनती है बच्चों एग्जाम के लिए ऐसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से यानी जो आपके प्रोसेस है ये 6 टॉपिक से ही कंप्लीट यूनिट बन जाएगी। हाँ, लेकिन इसकी जो कुछ प्रोसेस है बच्चों वो नहीं रहेगी, अलग रहेगी। ये अभी तक आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था, लेकिन वेक्टर का इंटीग्रेशन कैसे होगा वो सोच के कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों एक बात तो अगर आपने ध्यान से देखा तो जो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर है वो क्या अलग था, सिंपल डिफरेंशिएशन की तरह से था। हाँ, सिर्फ IJ के साथ में लग रहा था। तो अब क्या है, इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन होगा। वैसे ही जैसे आपने 12th क्लास में की, जैसे आपने 12th क्लास में किया सिंपल वैसा ही इंटीग्रेशन होगा, सिर्फ एक साथ में क्या होगा IJ के एक्स्ट्रा लग जाएगा और क्या, बस प्रोसेस तो वही रहेगी, मेन फंडा वही रहेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं लाइन, सरफेस, वॉल्यूम, मीन, गॉस एंड स्टोक्स, इनको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये आगे के लिए ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यदि कोई स्टूडेंट आगे की अभी से भी ये सोच के तैयारी करता है कि आगे का जो कंपटीशन एग्जाम होता है मुझे वो देना है, जो मैं से हायर मैथ से रिलेटेड है, तो हायर मैथ से रिलेटेड है, उनमें बच्चों इन 6 में से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा, 1 2। और बच्चों कई बार तो डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, यानी सीधा इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखनी है, या ये जो 3 थ्योरम है इनके स्टेटमेंट को लिखा हुआ आ जाएगा, स्टेटमेंट को लिखा हुआ आ जाएगा। कि जैसे एक बार आया था जो 2015 में जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर आया था स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ, यानी क्लियरली उसमें स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ आया था। अब ये स्टेटमेंट किसका है, कौन सी थ्योरम है, तो उसके 3 ऑप्शन थे, ग्रीन, गॉस, स्टोक्स, एक और अदर कोई ऑप्शन था, उनमें से ही आप एक आंसर था। तो देख सकते हो कई बार फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाता है, यानी थ्योरम का एक फॉर्मूला है इन तीनों का भी एक प्रोसेस है, तो वो लिखा हुआ आ जाएगा डायरेक्ट, उसमें आपको समझना पड़ेगा। लेकिन बच्चों जो सारी प्रोसेस है वो आपके बेसिक नॉलेज पे डिपेंड रहेगी। हाँ, एक बार तो सॉरी लाइन इंटीग्रेशन का मतलब सरफेस और वॉल्यूम, इससे मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे देता हूँ। लाइन इंटीग्रेशन का मतलब है सिंपल इंटीग्रेशन करना एक बार, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मली इसको समझना। सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब है 2 बार इंटीग्रेशन करना। सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, 2 बार इंटीग्रेशन करना विद 2 वेरिएबल रिस्पेक्ट में। कैसे कि जैसे आपने आंशिक अवकलन नहीं पढ़ा गया, जिसमें एक बार x के रिस्पेक्ट में किया, एक बार हमने y के रिस्पेक्ट में भी किया था, तो इंटीग्रेशन वैसे ही है। तो प्रोसेस सिंपल सी रही, प्रोसेस वही है जैसे आंशिक अवकलन करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते वक्त y को वेरिएबल मानो, y के रिस्पेक्ट में करते वक्त x को वेरिएबल मानो, सॉरी y के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हो तो x कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y कांस्टेंट से है प्रोसेस। और वॉल्यूम इंटीग्रेशन है जो ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा एक तरीके से वो भी। और बच्चों इसको आपको ध्यान से समझना है, क्यों, उसका रीजन मैं आपको जो दे रहा हूँ मुझे ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आपके जो BSc फर्स्ट ईयर डिग्री इंटीग्रेटर दोनों के जो आउटलाइन यूनिट की बुक है, आउटलाइन विद और समाकलन विद का एक पेपर है, उसकी एक यूनिट बनती है कंप्लीट डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन की, एक कंप्लीट यूनिट बनती है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन की। अब यदि किसी स्टूडेंट को ये दोनों बातें यहाँ समझ आ जाती है तो वो एक यूनिट और एक्स्ट्रा साथ में तैयार होगी आपकी। मेरी बात समझ आ रही है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप सरफेस, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इन तीनों इंटीग्रेशन को इस वेक्टर कैलकुलस के अंदर ही ढंग से समझ लेते हो तो इंटीग्रेशन के अंदर एक स्पेशल यूनिट है जो आपके डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन की स्पेशल यूनिट है। सारी बच्चों प्रोसेस सेम है, कुछ अलग नहीं होगा। इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहेगी, लिमिट निकालना। यदि किसी स्टूडेंट को लिमिट निकालना आ जाता है तो वैसा आपने शायद एरिया अंडर की तरफ 12th क्लास में भी पढ़े, नया बच्चों कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन छोटी छोटी बातें जो आपने पढ़ी है अभी तक उनको कंबाइंड कर दिया गया और उनको कंबाइंड करके थोड़ा सा बड़ा टॉपिक बना दिया गया और कुछ नहीं।
तो बच्चों विदाउट एनी टेंशन, जो बुक में आप अपने आप देखोगे आपको लगेगा लेकिन कोई टेंशन नहीं है, एकदम ईजी टॉपिक है। माइंड से पहले प्रेशर आउट कर दो सारा कि हाँ भाई ये हम कर सकते हैं। तो ये बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर को। प्रोसेस सबसे पहले नॉर्मली जो क्वेश्चन है हम वो लेते हैं बच्चों। देखो बेसिकली तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं निकलूँ कि इंटीग्रेशन आप जानते हो कैसे होता है, बेसिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, फंक्शंस का इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है, वो सारी बातें आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो। हाँ तो वेक्टर जो होंगे उनका कुछ इंटीग्रेशन किस तरीके से होंगे उनको आज मैं सोल्व करवाता हूँ। एक दो क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं और उसके बाद नॉर्मली इंटीग्रेशन से आपका आज मैं परिचय करवाता हूँ कि वेक्टर के इंटीग्रेशन की क्वेश्चन किस टाइप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लाइन इंटीग्रेशन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ बाकी क्वेश्चन आप स्वयं करोगे, हाँ कोई डाउट करते हैं तो आप पूछ सकते हो। तो मैं मेरा वैसे टाइम कम है उसके हिसाब से जो मेन टॉपिक है वो मैं करवाता हूँ। तो फिर नॉर्मली एक आपको परिचय करवाना हूँ, जैसे एग्जाम्पल पर मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया फाइंड एफ टी और एफ ऑफ टी क्या दिया आपको, ये दिया है टी माइनस टी स्क्वायर आई प्लस 2t क्यूब जे माइनस 3 कुछ ऐसा, ठीक है। अब आराम से बच्चों इसके ऊपर फोकस कीजिए। वेरिएबल क्या होता है सबसे पहले दिमाग में ये बिठा लीजिए, सबसे पहले दिमाग में एक बात बता लीजिए कि ये जो है यहाँ पे डी के अंदर जो होता है वो वेरिएबल होता है। आपके साथ 12th क्लास में क्वेश्चन था ऐसा 9.1 में, ठीक है, तो याद रखो। जैसे यहाँ पे a की पावर x डी लिखा हुआ था तो कुछ बच्चे a की पावर x का जैसे जल्दी लिखता है तो कुछ बच्चे इसका जो इंटीग्रेशन करते हैं और ये लिखते हैं और ये गलत है। इसका इंटीग्रेशन क्यों होगा ऐसा तो लोग स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो ऐसी गलती करते हैं। ये नहीं कि सारे करते हो आप, मुझे भी पता है सारे नहीं करते, इंटेलिजेंट बच्चे हो सब समझने वाले बच्चों। ये वेरिएबल होता है तो इसके अलावा जो भी दिया वो सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखो। तो जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो उसको छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट की तरह ही बिहेव करेंगे। बस समझ आ रही है? जो मेन यहाँ पे होता है ना dt है तो t वेरिएबल है, dx है तो x वेरिएबल है, dy है तो y वेरिएबल है और dz है तो z वेरिएबल है। उसके अलावा और कोई भी वेरिएबल हो वो सब के सब क्या है कांस्टेंट रहेंगे। बात याद रह जाएगी? तो देखिए तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको मैं t का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाई 2 माइनस t क्यूब बाई 3 आई कैप ये जगह t की पावर 4/4 तो t 4/2 j माइनस 3t ये बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके अब ये प्रोसेस जो मैंने इंटीग्रेशन लिखा हुआ आपको पता होना चाहिए, जो नॉर्मल फॉर्मूले इंटीग्रेशन कर लोगे ना इसे। अरे देखिए एग्जांपल नंबर 3 को देखो तो पहले एग्जांपल नंबर 2 ये तो मैं सिर्फ आपका नॉर्मली इंटीग्रेशन से परिचय करवा रहा हूँ, आपको इंटीग्रेशन होंगे कैसे। बाकी जो सारी प्रोसेस आप जानते हो मैं आपको सारी प्रोसेस लाइन सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन की ही करवाऊंगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 जो स्टूडेंट आपको दिए गए कि r ऑफ t फंक्शन है ti माइनस t स्क्वायर j प्लस t माइनस 1t कुछ ऐसे और s ऑफ t है 2t स्क्वायर i प्लस 6t a। आपको ये फाइंड आउट करना है 0 to r डॉट s dt। अरे 0 to 2 r क्रॉस s dt। तो सबसे पहले r डॉट s में लिख दूंगा तो आप जैसा कि जानते हो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है i वाला i के साथ j वाला j के साथ k वाला k के साथ लगता है, ये प्रोसेस होती है ना। तो देखिए क्या करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2t क्यूब j इसमें जो देखो हटा दो 6t का इसमें घुमा दो तो 6t स्क्वायर माइनस 6t और ये क्या आ गया dt। क्लियर है? अब कीजिए तो यह जो t की घात 4 बटे 4 t याद रखिए 2 t क्यूब बटे 3 तो 3 गुनी 6 तो 2t क्यूब माइनस t स्क्वायर बटे 2 तो 3t स्क्वायर 0 से 2 तो 0 में तो सारे जीरो हो जाएंगे। ऊपर लिमिट 2 2 की घात 4 होती है तो 16 16 बटे 2 8
7 में 16 से 8 या 5 जब से 12 की बढ़ेगा उत्तर आ गया। कह सकते हैं ऐसे। अब बताओ क्या इंटीग्रेशन कठिन है वेक्टर का? बिल्कुल कठिन नहीं है, सिर्फ आपको वेक्टर का नॉलेज और इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। वेक्टर का नॉलेज डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल डॉट, ट्रिपल क्रॉस, इतना ही पढ़ा अभी तक आपने, और मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी। इसके अलावा इंटीग्रेशन के लिए जो 12th में पढ़े सिंपल से वो फॉर्मूले वो प्रोसेस बच्चों याद होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन की प्रोसेस हो कोई भी हो। भाई ये नहीं इतना टाइम नहीं मैं आपको 12th की एक बात बता सकूँ, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। आपका नॉलेज इतना होना चाहिए, आपको छोटी मोटी बात अगर अलग है जो आपके पास से रिलेटेड है या दूसरे बुक में ना हो या कोई टफ हो तो वो यस कर दिया। आज प्रोसेस को फाइंड आउट करना है ना हमें, देखो तो मैं इसको दोबारा लिखना पड़ेगा मैं मिस्टेक में इसको 2t² i प्लस 0 लिख देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा समझ में आपको सुनने को 16 सबसे पहले मुझे चाहिए r प्रोसेस, मुझे क्या चाहिए r प्रोसेस। तो i के साथ देखो ये -6t² 0 तो नहीं जुड़ेंगे, प्लस j के साथ ये माइनस करता तो पहले होगा तो ये रहेगा 2t² यानी 2t³ माइनस 2t² माइनस 6t² प्लस j 0 माइनस प्लस 2t की घात 4 जैसा है तो ये बन जाएगा -6t² i प्लस 2t³ माइनस 8t² j प्लस 2t की घात 4 की कुछ ऐसा आ गया r क्रॉस s। देखो बच्चों आपको कैसे 0 से 2 r क्रॉस s से dt, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दो समझ जाओगे। देखिए ये होगा t² बटे 2 यानी 3 माइनस 3t² i ये में जाने ये शुरू ये हो जाएगा t की घात 4 बटे 2 माइनस 8t³ बटे 3 j प्लस 2t की घात 4 बटे 5 के 0 से 2 तो देखो 0 लिखूंगा तो सारा का सारा 0 होना ही है, 2 ऊपर लिमिट आप रख के नहीं तो जो भी रिजल्ट है वो लिख देना, तो एक वेक्टर आपके पास आ जाएगा। अब बताइए आराम से कौन सी चीज़ अलग है भाई। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर टॉपिक लिखा हुआ जरूर है, देखने में जरूर ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में क्या पता है क्या हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन करके देखोगे तो आपको अपने आप आभास हो जाएगा कि इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसा अलग नहीं है जो हम नहीं जानते। सब वैसा सिस्टम है जैसा आपका पढ़ा हुआ रेगुलरली आप जानते हो। ठीक है बच्चों और क्वेश्चन देखता हूँ मैं जो मुझे लगा। एग्जाम्पल नंबर 5 जरूर बच्चों आपको करवाने वाला लग रहा है, मैं वो करवा दूँ। देखिए इसकी जो कुछ प्रोसेस है ना वो समझाएंगे, करने का तरीका दूसरा थोड़ा अगर बच्चे बुक में देखने में पढ़ने तो वही लगता है जैसे ये ऐसा कैसे हो गया, वो उसके लिए बस आपको क्या दिया गया है इसको इंटीग्रेट करना है d² dt² माइनस n² r वेक्टर डायरेक्टली हो तो वेक्टर। अब कई बार बच्चों को माइंड में आएगा सब आप इंटीग्रेशन कर दो t की रिस्पेक्ट में कर दो, t की रिस्पेक्ट में कर दो, लोगों बच्चों के माइंड में ये एक बात आएगी मान ली, लेकिन इंटीग्रेशन करूँ कैसे? आज t का फलन जरूर है लेकिन t के अंदर दिया हुआ है क्या आपको, मुझे ये बताइए। r जो है वो t का फलन है, मुझे भी पता है कि dr/dt है तो इसका मतलब होगा, लेकिन क्लियरली दिया हुआ है क्या कि r इक्वल टू t² i या t³ j कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन करोगे कैसे। तो इस तरीके में हम ये पता करते हैं वो रिजल्ट आया किससे, यानी ये यदि मैं पता कर पाऊँ कैसे ना कैसे, यदि मैं ये पता कर पाऊँ कि किससे आया तो प्रॉब्लम सॉल्व है। क्लियर है? तो वो दीजिए तो एक काम करता हूँ कि इतना हम क्लियर जानते हैं dr/dt क्या होगा से है जानते तो यहाँ पे भी dr/dt होगा ना तो साथ में dt ले आना पड़ेगा। तो क्या मैं इसे काम करता हूँ तो कुछ ऐसा कर देता हूँ तो dr/dt का मल्टीप्लाई करके टोटल का वर्ग कितना है माइनस क्या r डॉट टू dr/dt थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने डाला एक
यदि इतनी बात पे आप नजर डाल लेते हो ना तो क्या, क्योंकि इतना मैं जानता हूँ और आप भी जानते हो कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर किसके अवकलन से आएगा, डी आर अपॉन डी टी के अवकलन से ही आएगा, इतना तो जानते हो। तो यहाँ पे मैंने डी आर अपॉन डी टी लगाया, इसका अवकलन है तो 2 क्यों लगाया, सोचने वाली बात है। 2 इसलिए लगाया कि अगर ध्यान से देखो कि जब आप इसका अवकलन करोगे तो ये आएगा नहीं आएगा, हाँ या टी के स्क्वायर ये, और इसमें से यदि आप इसका टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा नहीं आएगा, यानी ये जो रिजल्ट हमारे पास आया वो इसके डिफरेंशिएशन से आया है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये नहीं हो जाएगा क्या, बात समझ आई नहीं। ये प्रोसेस बच्चों याद रखना, दिमाग में बैठा दो, अभी बहुत काम आएगी जहाँ पे डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर लिखेगा, इंटीग्रेशन करना हो प्रॉब्लम आएगी तो डी आर अपॉन डी टी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो डी आर अपॉन डी टी का मल्टीप्लाई करेंगे, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर जहाँ दिखेगा सीधा डी आर अपॉन डी टी दिखेगा, तो वहाँ पे आर का मल्टीप्लाई करेंगे 2r का, क्योंकि वो उनके अवकलन से ही आता है। ये तब प्रोसेस यूज करें जब फलन ये हो, इसके अवकलन से आए इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर डी आर अपॉन डी टी लगा, तो बच्चों यहाँ पे जरूर डी टी के इसका इंटीग्रेशन होगा, डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा वो सोचिए, आर टी का ही फलन है लेकिन दिया हुआ नहीं है, इंटीग्रेशन कैसे करोगे, उसके लिए तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये करना है, लगभग आपको मैं बेसिकली इससे रूल करवा चुका हूँ, बाकी आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर मेरा कंप्लीट लाइन इंटीग्रेशन के ऊपर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर लिमिट निकालने का फंडा थोड़ा अलग है, लिमिट निकालनी समझ सीखनी है मेन। अब आपका काम क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना कम सीखना है, लिमिट निकालनी ज़्यादा सीखनी है, इंटीग्रेशन कम सीखना है, लिमिट ज़्यादा सीखनी है, ठीक है। आपको उसे लिमिट निकाल के चलो क्वेश्चन के अंदर पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर बच्चों आपके एग्जाम के लिए ऐसे और आगे कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कोई लेक्चर भी आप मिस ना करें, रेगुलरली लेक्चर से जुड़े रहें। तो बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए